सो इन लास्ट क्लास हम लोग एस ब्लॉक कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोगों को पी ब्लॉक करना है। पी ब्लॉक में ज़्यादा नहीं करना, बस जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है और कुछ कंपाउंड्स हैं जिनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है। सिंस पी ब्लॉक में देर आर लॉट ऑफ ग्रुप्स, लाइक 6 ग्रुप्स हैं, 13, 14, 15, 16, 17 एंड नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस का अलग चैप्टर है, वो मैं इसके बाद कराऊंगा। लेकिन बिफोर दैट जो पी ब्लॉक में बाकी जो 13 ग्रुप्स 17 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनके बारे में हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करना है। सो दिख ही रहा होगा यहाँ पे हमारे पास पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन से होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी और मेटल में जाता है, जिसे हम लोग पी ब्लॉक के एलिमेंट्स बोलते हैं। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में क्या प्रॉब्लम है, क्या खासियत है इनकी? कि पी ब्लॉक में नॉन मेटल्स हैं, मेटल्स भी हैं और मेटलॉइड्स भी हैं। पी ब्लॉक इज कम्पोज्ड ऑफ मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। जैसे यहाँ पे तुम देख सकते हो जो ग्रीन कलर में कंपाउंड्स तुम्हें दिख रहे हैं, ग्रीन कलर में जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जिरमेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेरिलियम, ये सारे मेटलॉइड्स हैं। येलो कलर वाले सारे नॉन मेटल हैं और इधर से यहाँ तक जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे मेटल्स हैं। सो एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, लेड हो गया, बिस्मुथ हो गया, पोलोनियम हो गया। जो नीचे वाले जो कंपाउंड्स होते हैं वो ज़्यादा मेटालिक हो जाते हैं, ऊपर वाले कंपाउंड ज़्यादा नॉन मेटालिक। सो यहाँ पे क्या हम लोग बोल सकते हैं? हम लोग ये बोल सकते हैं कि मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द। सो अगर डाउन द ग्रुप हम लोग देखें, ऊपर से अगर हम लोग नीचे जाने की कोशिश करते हैं तो नोबल गैसेस को तुम हटा दो, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ से देखोगे आवाज आ रही है या वैसी आवाज आ रही है? हाँ शिवांगी, मुझे एक बार बताओ, आवाज ठीक आ रही है नहीं आ रही है? ठीक ठीक। ओके। सो यहाँ पे मैं बोल रहा था कि हम लोग बोल सकते हैं मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन, सॉरी, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप अगर हम लोग जाते हैं तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस नॉन मेटल है, फिर आर्सेनिक, एंटीमनी क्या है, मेटलॉइड्स हैं, एंड देन बिस्मुथ क्या हो जाता है, कम्प्लीटली मेटालिक हो जाता है। तो इस तरीके से ये काम करता है, प्रॉपर्टीज। ठीक है। सो पी ब्लॉक के एलिमेंट कौन से होते हैं? कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पी और बाइटल में जाता है तो उसे हम लोग पी ब्लॉक का एलिमेंट कंसिडर करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास 13th ग्रुप है, 14th ग्रुप है, 15th ग्रुप है, 16th ग्रुप है, 17th ग्रुप है एंड 18th ग्रुप है। 18th ग्रुप जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैसेस हैं, उनको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। यहाँ पे इन सब में क्या होता है, जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो, इन सब की कॉन्फ़िगरेशन ये होती है। यहाँ पे 13 के लिए होता है NH2 NP1, 14 के लिए NH2 NP2, 15 के लिए NH2 NP3, NH2 NP4 एंड NH2 NP5। तो इस तरीके की इनकी आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है। मैं इसको और डिटेल में अभी बताऊंगा। तो इन सभी में क्या है कि इनका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी ऑर्बिटल में जा रहा है, देयरफॉर दे ऑल बिलोंग टू पी ग्रुप, पी ब्लॉक। ठीक है। पी ब्लॉक में 6 ग्रुप हैं, 6 में से 5 जिनको हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे और नोबल गैसेस को हम लोग अलग से पढ़ेंगे। इनके जो सबसे ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं इसमें क्या है, बोरॉन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो ये ग्रुप्स के फर्स्ट एलिमेंट है और इन्हीं एलिमेंट के बेसिस पे ये ग्रुप पहचाने जाते हैं, जैसे बोरोन फैमिली हुई, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली एंड फ्लोरीन फैमिली। ठीक है। फ्लोरीन फैमिली को हम लोग हेलोजेंस डायरेक्टली बोल देते हैं, ऑक्सीजन को हम लोग चार्कोजेंस बोल देते हैं,
लेकिन नाइट्रोजन, कार्बन और बोरन को हमेशा हम लोग फर्स्ट एलिमेंट के बेसिस पे ही उनके ग्रुप को पहचाना जाता है, लाइक बोरन फैमिली, कार्बन फैमिली एंड नाइट्रोजन फैमिली। सो इनका अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, कभी भी इलेक्ट्रॉन अगर दे देते हैं या ले लेते हैं तो उनके ऊपर कुछ चार्ज आ जाता है, तो कितना चार्ज आता है और कितने वो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, दैट डिफाइंस द ऑक्सीडेशन स्टेट। पी ब्लॉक की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, हम किसकी बात कर रहे हैं, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। ये जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है ये किस तरीके से होती है, ये जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इट इज इक्वल टू दी टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो इनके पास क्या है, NH2 NP1, तो ये वाला जो ग्रुप है वो कौन सी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, +3। इसके पास है NH2 NP2, तो ये दिखाएगा +4, NH2 NP3 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, NH2 NP4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड NH2 NP5 यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है। सो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी कैसी है, एस ग्रुप, एस ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन है प्लस पी ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, उन सारे इलेक्ट्रॉन को अगर डोनेट कर दिया जाए तो वी गेट द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। और इनका जो द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये अकेली ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसके अलावा भी बहुत सारी और ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं जो ये कंपाउंड शो करते हैं। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम लोग यहाँ से आते हुए जाते हुए देखें तो हमें दिख रहा है इट इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट भी यहाँ पे उस केस में बढ़ेगी। लेकिन डाउन द ग्रुप क्या होता है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं डाउन द ग्रुप। जो ये ऑक्सीडेशन स्टेट है वो उतनी नहीं रहती, वो चेंज होती है, कई बार चेंज होती है, तो वो जो चेंजेस हैं वो हमें याद करना है कि क्या क्या एक्सेप्शनल केसेस हैं, कौन सा एलिमेंट कहाँ ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है और कहाँ कम दिखा रहा है, तो वो हम लोग वो ध्यान में रखना है। एक जो यहाँ पे एक सबसे कॉमन पॉइंट है, जो लास्ट के जो हैवियर एलिमेंट्स होते हैं, जो लास्ट के होंगे, जैसे लेड हो गया, बिस्मथ हो गया, ये बहुत कम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना प्रेफर करते हैं। अब जैसे ये है मेरे पास बोरॉन है, तो इनका जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, कार्बन का जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 है, नाइट्रोजन का +5 +6 +7, बट ये इनका ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है, द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वो उतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, और भी बहुत तरीके की ऑक्सीडेशन स्टेट ये दिखा सकते हैं, जैसे बोरॉन +1, बोरॉन की जो फैमिली है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखा सकते हैं, एल्यूमिनियम +1 भी एग्जिस्ट करता है, एल्यूमिनियम +3 भी एग्जिस्ट करता है। कार्बन वाले ग्रुप में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी कॉमन होती है और -4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी कॉमन होती है, जैसे CH4 में है चारों हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन जिसके साथ अटैच है वो एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देता है, तो मतलब कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -4 हो जाएगी। SiH4, ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे बनेंगे जहाँ पे नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट मिलना बहुत ही ज़्यादा कॉमन होगा। सो कार्बन के जो ग्रुप है वो +4 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं और इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 से -4 के बीच में मूव करती है। नाइट्रोजन वाले ग्रुप का जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 5 है, बिकॉज इट हैज 5 इलेक्ट्रॉन, 3 पी ऑर्बिटल में है, 2 एस ऑर्बिटल में है, तो 5 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तो 5 + 5 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। और इनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 से -3 के बीच में मूव करती है, कुछ भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन क्या कंपाउंड है, लेकिन +3 और -3 ऑक्सीडेशन स्टेट ये कॉमनली दिखाता है, क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन लेना प्रेफर करेंगे और ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमनली दिखाएंगे। फिर प्लस जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जैसे नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है किसमें, HNO3,
जब नाइट्रिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और इसकी जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है यही रिस्पॉन्सिबल होती है उसके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर के लिए। मूविंग अहेड, ऑक्सीजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, लेकिन ऑक्सीजन +6 नहीं दिखाता, ये ग्रुप का ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑक्सीजन जनरली +-2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, लेकिन उसके अलावा -1 या ±½ ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाता है जब हम लोग पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड की बात करते हैं। याद होगा हम लोगों ने इस ब्लॉक में बताया था कि लिथियम ऑक्साइड बनाता है, सोडियम पर ऑक्साइड बनाता है और बाकी सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं। सो उस केस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो चेंज हो जाती है। जनरली जो ये सारे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, दे ऑलवेज टेंड टू हैव नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं बिकॉज दे आर वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। लेकिन इसके नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ ज़्यादा पॉजिटिव या अलग अलग तरीके की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना प्रेफर करते हैं। सो +6 के अलावा ये जो ग्रुप के एलिमेंट्स है +4, +2 और -2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं। अगर तुम्हें नहीं पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालना है तो आई विल बी टेलिंग यू इन अ फ्यू सेकेंड्स, ठीक है। हेलोजन के बारे में बात करें तो हेलोजन का जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ऑब्वियसली +7 है, लेकिन +7 लाइक ब्रोमीन, आयोडीन यही ऐसे एलिमेंट्स है जो +7 दिखाते हैं, बाकी एलिमेंट्स +5, +3, +1 और -1 दिखाते हैं। फ्लोरीन तो जनरली -1 दिखाता है, फ्लोरीन के लिए सिर्फ यही एक ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, क्योंकि देयर इज नो अदर एलिमेंट विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फ्लोरीन। फ्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारे पास कोई और एलिमेंट नहीं है। सो फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन छीनने की पावर किसी भी एलिमेंट के पास नहीं है, तो फ्लोरीन कभी भी अपने इलेक्ट्रॉन देता नहीं है। फ्लोरीन हमेशा ही इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट से लेना प्रेफर करता है। इस वजह से इनका जो ऑक्सीडेशन फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो एक ही है विच इज -1। फ्लोरीन नेवर शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्लोरीन की बिल्कुल भी टेंडेंसी नहीं है कि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूँ तो वो -2 तो दिखाती है, -1, -½ 0 एंड और क्या होगा +1 एंड +2, ये 5 तरीके की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन दिखा सकता है। लेकिन फ्लोरीन के केस में क्या होता है कि इसकी एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है -1 और 0 मिलती है वो एलिमेंटल स्टेट में, मतलब फ्लोरीन अगर है तो वो 0 और -1 इसी तरीके की ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन दिखाना प्रेफर करता है और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी वो नहीं जाता बिकॉज वी डोंट हैव एनी अदर एलिमेंट। कोई ऐसा एलिमेंट ही नहीं है जो फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन ले ले और फ्लोरीन की पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाए। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, लिखा पूछा जा सकता है, व्हाई फ्लोरीन डजंट शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये क्यों नहीं करता? बिकॉज वी डोंट हैव एनी अदर एलिमेंट, बिकॉज फ्लोरीन क्या है, इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। उससे ज़्यादा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है, तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लेता है, किसी को भी इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता। तो इसलिए ये इसका आंसर है। अगर हम लोग हेलोजन की बात करें, ऑल्दो हेलोजन हमें यहाँ पे पढ़ना नहीं है, बट फिर भी बात कर लेते हैं बिकॉज नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग हेलोजन पढ़ेंगे। सो हेलोजन में सबसे पहला एलिमेंट हेलियम आता है, इनके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये +8 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। हीलियम, नियॉन, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये कोई भी जीरो ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इनकी और कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती है। लेकिन इससे नीचे जब हम लोग आते हैं, बड़ी जो नोबल गैसेस होती हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव में चली जाती है, वो इलेक्ट्रॉन देती हैं क्योंकि फ्लोरीन और ऑक्सीजन उनसे इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। फ्लोरीन और ऑक्सीजन इतने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं कि वो नोबल गैस के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर द हैवियर एलिमेंट इन ईच ग्रुप, जो हैवियर एलिमेंट्स हैं सारे ईच ग्रुप में, the occurrence of the oxidation state two less unit than the group oxidation state and are sometimes attributed to the inert pair effect. अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। होता क्या है कि जैसे अगर मैं फ्लोरीन की बात करूँ या मैं नाइट्रोजन की ही बात कर लेता हूँ, नाइट्रोजन
तो ये 5 एलिमेंट्स है इस ग्रुप के। नाइट्रोजन फॉस्फोरस, इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन तो चलो जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, इनकी 2 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +3 +5 +3 +5 +3 +5 +3 +5। ये इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है कि मतलब या तो वो 3 इलेक्ट्रॉन देंगे या 5 इलेक्ट्रॉन देंगे। फॉस्फोरस और आर्सेनिक या एंटीमनी की अगर हम लोग बात करें तो इन केसेस में जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ये होती है मोर स्टेबल। तो फॉस्फोरस और आर्सेनिक जनरली +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना प्रेफर करते हैं। एंटीमनी की भी +5 जो होती है वो भी ज़्यादा स्टेबल होती है। लेकिन जो हैवियर एलिमेंट्स आते हैं, जैसे एंटीमनी का ही अगर मैं कंसिडर कर लूँ, एंटीमनी और बिस्मथ का, इनका जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, एसबी का क्या होता है, +5 और +3 दोनों ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा +3 का टेंडेंसी ज़्यादा होता है। सो एंटीमनी और बिस्मथ दोनों ही हैवियर एलिमेंट्स हैं, हैवियर मतलब भारी एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप के, और दोनों ही प्रेफर करते हैं टू शो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। ये दोनों ही एलिमेंट्स लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब +3 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना शो करते हैं। और दो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3 +5। +3 कब आएगा, जब 3 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, और +5 कब आएगा, जब 5 इलेक्ट्रॉन। तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2 NP3। तो जब p ऑर्बिटल में से 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो पहले वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, फिर s ऑर्बिटल में से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तब वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। लेकिन जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो हैवियर एलिमेंट्स की बारी आती है तो वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की वजह लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो ज़्यादा स्टेबल होता है, वो ज़्यादा दिखाते हैं। तो +5 के साथ कंपाउंड्स बहुत कम बनाते हैं, लेकिन +3 के साथ जो कंपाउंड्स बनाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है, उसी ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है। इस प्रॉपर्टी को, और ये प्रॉपर्टी सिर्फ बिस्मथ की नहीं है, ये प्रॉपर्टी सारे एलिमेंट्स की है कि सारे ग्रुप में जो नीचे वाले एलिमेंट्स होते हैं वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना शो नहीं करते हैं, वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना शो करते हैं। और इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है, इनर्ट का मतलब क्या होता है कि कोई रिएक्शन करना नहीं चाहता, इनर्ट है। पेयर का मतलब ऑब्वियसली पेयर है, मतलब उसके अंदर दो चीजें हैं, तो दो का मतलब यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन्स, तो इनर्ट पेयर। इनर्ट मतलब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नॉट इंटरेस्टेड इन रिएक्शन। तो दो ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो रिएक्शन में इंटरेस्टेड ही नहीं है, जो रिएक्शन करना चाहते ही नहीं है। ये दो इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन हैं NS2 के। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कब निकलेगी, जब यहाँ से P में से दो चले जाएंगे। +5 कब निकलेगी, जब दो इधर से भी आ जाएंगे, तो 3 तो 5, टोटल 5 हो गए। अब क्या होता है, बस एंटीमनी और बिस्मथ में पहले 3 इलेक्ट्रॉन्स तो आराम से चले जाते हैं, फिर ये जो बाकी जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका ये बन जाते हैं इनर्ट, ये बन जाते हैं इनर्ट पेयर। क्यों, ये चाहते ही नहीं है कि फर्दर रिएक्ट करें। अगर ये चाहेंगे नहीं कि वो आराम से रिएक्ट कर पाए तो +5 ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगी नहीं मिलेगी, या अगर मिलेगी तो वो स्टेबल नहीं होगी। सो इनका एक रिलक्टेंस होता है, इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि वो रिएक्शन कर सके। इसलिए इन s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन मतलब एक पेयर हो गया, तो इसे हम लोग बोलते हैं इनर्ट पेयर। और ये इनर्ट पेयर इफेक्ट कहाँ देखा जाता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट इज ओनली विजिबल इन हैवियर एलिमेंट्स। सिर्फ हैवियर एलिमेंट्स जो होंगे उन्हीं के अंदर हमें इनर्ट पेयर इफेक्ट देखने को मिलेगा। ये तो हमें क्लियर हो गया कि जो हैवियर एलिमेंट है, जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है उससे दो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे रिएक्ट नहीं करते, तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 लोअर होती है। जैसे 5 है तो वो +3 दिखाएगा, +7 है तो वो +5 दिखाएगा। तो हमेशा 2 यूनिट से कम वाला ऑक्सीडेशन स्टेट में वो ज़्यादा स्टेबल होता है। यहाँ पे लिखा है ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट लेस देन द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 यूनिट लेस वाला जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वही दिखाते हैं, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वो दिखाना प्रेफर नहीं करते हैं। मैं और लेता हूँ एग्जाम्पल, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन। सो यहाँ पे +5 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये भी +5 +7 दिखाएंगे।
+5 +7, ठीक है। एस्टेटिन बीइंग रेडियो एक्टिव, मैंने उसको कंसिडर नहीं किया। तो यहाँ पे आयोडीन क्या होता है, वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, और वो 7 ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली नहीं दिखाना प्रेफर करता है। ये अगर दिखाता भी है तो वो बहुत ही अनस्टेबल होता है, वो वापस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है। सो आयोडीन में ऐसा क्या है कि वो कम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, और उसके बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट अच्छे से दिखा पाते हैं। रीज़न क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो यहाँ पे भी इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। दूसरा ग्रुप मैं लेता हूँ ऑक्सीजन सल्फर वाला। तो ये +4 +6 ऑक्सीडेशन से दिखाते हैं, लेकिन पोलोनियम क्या होता है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होता है। पोलोनियम और टेरिनियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होंगे, और ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना बहुत कम शो करता है। तो रीज़न क्या है, रीज़न वही है, इनर्ट पेयर इफेक्ट है। तो एस ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो नहीं चाहते कि वो रिएक्ट करें, तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाते हैं। लेड जो होता है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होता है, और बाकी सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। लेड +4 ऑक्सीडेशन दिखाना प्रेफर नहीं करता है। और अगर बोरॉन वाले ग्रुप की बात करें, थैलियम क्या करता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि इनर्ट पेयर क्या है, कि जो लास्ट जो हेवियर एलिमेंट्स हैं उनकी एक टेंडेंसी होती है कि वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाएंगे, हायर ऑक्सीडेशन से 2 यूनिट कम वाली ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखाना प्रेफर करते हैं, एंड इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट है कि देयर इज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एस ऑर्बिटल का एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, जो रिलक्टेंट होता है रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। सो इस तरीके के इफेक्ट को इनर्ट पेयर इफेक्ट बोला जाता है। तो ये हमें समझ में आ गया कि ये रिलक्टेंसी है ऑर्बिटल की, जो पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं होती। अब क्वेश्चन आता है कि ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्यों होता है, ऐसा क्या प्रॉब्लम है एस ऑर्बिटल में कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, और वो इलेक्ट्रॉन्स वहां से वो निकल नहीं रहे हैं, उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी एकदम से इतनी ज़्यादा कैसे होगी कि वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अब देखो, दो अपोजिट ट्रेंड्स हैं। डाउन द ग्रुप क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। तो बेरिलियम बिस्मथ से, आयोडीन से, लेड से या पोलोनियम से, टेरिलियम पोलोनियम से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही आसान है, तो उसके ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली निकाले जा सकते हैं क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है। ये हम लोग कॉमनली पढ़ते हैं वहाँ पे। जैसे एस ब्लॉक में अगर हम लोग बात करेंगे तो जो डाउन द ग्रुप जो एलिमेंट्स हैं उनमें से ऐसे इलेक्ट्रॉन बहुत ही आराम से निकल जाते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 या +2 बहुत ही आराम से दिखाई देती है। एस ब्लॉक में ऐसा ट्रेंड हमें देखने को नहीं मिला है, और पी ब्लॉक में ये एक नया ही अजीब सा ट्रेंड आ गया है इनर्ट पेयर इफेक्ट का, कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाने चाहिए थे, लेकिन वो इतने आराम से अब निकल नहीं पा रहे हैं। रीज़न क्या है, रीज़न इनर्ट पेयर इफेक्ट है। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है कि एस ऑर्बिटल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। सो वो रीज़न क्या है, तो वो मैं रीज़न यहाँ पे तुम्हें एक स्लाइड में डाल के फिर से बताता हूँ। It is the reluctancy of ns2 electron to participate in bonding. रिलक्टेंसी का मतलब क्या है,
दे डोंट वांट टू डू दिस थिंग, ठीक है। तो कोई मन मार के कोई काम करता है तो उसे रिलक्टेंसी बोलते हैं कि वो काम करना नहीं चाह रहा। तो इट इज द रिलक्टेंसी ऑफ ns2 electrons to participate in bonding. This results in the stability of lower oxidation state as compared to higher one to the group oxidation state. तो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट से जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसमें ज़्यादा स्टेबल होने की टेंडेंसी बन जाती है इस इनर्ट पेयर इफेक्ट की, ठीक है। अब ये जो रिलक्टेंसी है ये किस वजह से होती है, किस वजह से ns2 जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट नहीं करते, तो इसका आंसर है the reluctancy of ns2 orbital is attributed to the poor shielding effect of d and f orbital. As a result, very high nuclear charge, नहीं इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, as a result higher nuclear charge is experienced by ns2 orbital. सो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर तुम्हें याद होगा कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट होता है कि पीछे वाले इलेक्ट्रॉन्स के पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहुंच रही है वो कितनी है। तो जैसे यहाँ पे न्यूक्लियस है, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आगे खड़ा हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पीछे खड़ा हुआ है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींचेगी। तो जो इलेक्ट्रॉन्स आगे होंगे उनके पास ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पड़ेगी, तो मतलब इन इलेक्ट्रॉन्स के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा जाएगी, और जो पीछे वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पीछे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम जाएगी। तो पीछे वाले इलेक्ट्रॉन के पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा लग रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लग रही है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब सॉरी कम लग रही है, कम किस लिए लग रही है, क्योंकि उसके आगे बाकी इलेक्ट्रॉन्स खड़े हुए हैं। तो अगर उसके आगे बाकी इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो पीछे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जाने नहीं देंगे। जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था कैंडल का, तो अगर एक कैंडल जल रही है, तो अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो अगर यहाँ से लाइट जा रही है तो ये क्या करेगा, पीछे वाले जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है उसके ऊपर लाइट नहीं पहुँचेगी, क्योंकि आगे वाले जो ऑब्जेक्ट है उसने पीछे वाले ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, शील्ड कर दिया। सो इसी तरीके से ये भी होता है कि आगे वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पीछे वाले इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर देते हैं, शील्ड करने की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो पीछे वाले इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंच पाते, दिस इज शील्डिंग इफेक्ट। सो आगे वाले इलेक्ट्रॉन्स का एक शील्डिंग इफेक्ट होता है, वो शील्ड बन जाते हैं, ढाल बन जाते हैं और पीछे वाले इलेक्ट्रॉन्स को बचा लेते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट कम इज कि जो ये शील्डिंग इफेक्ट होता है वो डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। सो एस ऑर्बिटल सबसे आगे होता है तो उसका शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है, फिर पी का, फिर डी का एंड एफ का। सो ये जो डी और एफ का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो सबसे ज़्यादा कम होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं दे हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट। उनका जो शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा पुअर होता है। पुअर होने का रीज़न क्या है कि वो ऑर्बिटल बहुत ज़्यादा बड़े हैं, अजीब सी उनकी शेप्स हैं और वो बहुत पीछे खड़े होते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रॉपरली
मतलब पीछे वाले जो ऑर्बिटल्स हैं उनको वो प्रॉपर्ली शील्ड नहीं कर सकते। अब अगर बिस्मथ और ये जो हायर एलिमेंट्स देखो तो उसमें क्या होता है, पहले डी ऑर्बिटल भरता है, फिर एफ ऑर्बिटल भरता है, एंड देन उसके बाद क्या आ जाता है, एस ऑर्बिटल आ जाता है। ठीक है, अब ये एस ऑर्बिटल क्यों आया है, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में तुम्हें दिखाता हूँ तो मे भी ज़्यादा समझ में आएगा। अब तुम यहाँ पे देखो क्रिप्टॉन, ये जो किसकी है, ये बोरॉन वाले ग्रुप की है। क्रिप्टॉन के बाद 4d10 डी ऑर्बिटल भर रहा है, फिर उसके बाद क्या आ रहा है, 5s आ रहा है, फिर 5p आ रहा है। लास्ट वाले में देखो 4f14, पहले 14 इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में भरेंगे, फिर 10 इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में भरेंगे, फिर 6s2, फिर 6p1। तो इसके आगे यहाँ पे जो एस ऑर्बिटल है, इसके आगे कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं, एफ ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल। एफ और डी ऑर्बिटल होने की वजह से दे हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट। पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। अब पुअर शील्डिंग इफेक्ट का क्या मतलब होता है कि, वापस जाता हूँ मैं, पुअर शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर न्यूक्लियस है और वो अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, तो आगे वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो शील्ड करना चाहिए, लेकिन ये शील्ड कर ही नहीं पाते क्योंकि इनका क्या है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सीधा एस ऑर्बिटल के पास पहुंच जाती है और ज़्यादा अमाउंट में पहुंचती है, क्योंकि डी और एफ ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को शील्ड करने के काम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से एस ऑर्बिटल के पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा चली जाती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा चली जाती है तो इनका जो साइज होता है वो स्क्वीज हो जाता है, छोटा हो जाता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर एस ऑर्बिटल के पास ज़्यादा है तो एस ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से एस ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए एस ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते हैं और वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट फॉलो करते हैं। लेकिन ये किस कौन से एलिमेंट्स के साथ होता है, हैवियर एलिमेंट्स के साथ होता है। यहाँ पे हैवियर एलिमेंट्स का क्या मतलब है, बिस्मथ हो गया, पोलोनियम हो गया, टेरिलियम हो गया, इन सारे एलिमेंट्स जो डाउन द ग्रुप होते हैं। और उन्हीं के साथ क्यों पॉसिबल है, क्योंकि एफ ऑर्बिटल तो वहीं आता है कॉन्फ़िगरेशन में, उससे पहले वाले एलिमेंट्स में एफ ऑर्बिटल नहीं आता है। डी ऑर्बिटल आर्सेनिक पे स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उसके बाद मतलब फोर्थ पीरियड में स्टार्ट हो जाता है, लेकिन सिक्स पीरियड में जाके एफ ऑर्बिटल भी ऐड हो जाता है। एफ ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल दोनों कंबाइन करके उनकी शील्डिंग इफेक्ट इतनी ज़्यादा कम होती है कि एस ऑर्बिटल तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा पहुंच रही है और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए एस ऑर्बिटल की रिलक्टेंसी होती है कि उसमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाए। अब ये हो गया इनर्ट पेयर इफेक्ट। सो इनर्ट पेयर इफेक्ट बाकी सारे एलिमेंट्स में देता है। आई होप समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं फर्स्ट एलिमेंट में। अब जैसे हम लोगों को याद है, हम लोगों ने लिथियम के बारे में बात किया था, हम लोगों ने बेरिलियम के बारे में बात किया था। सो लिथियम एंड बेरिलियम बोथ शो अनॉमलस बिहेवियर। दोनों क्या होता है, बहुत ही अलग तरीके का बिहेवियर शो करते हैं एज कंपेयर टू देयर ग्रुप एलिमेंट्स। तो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की जो प्रॉपर्टीज़ है और लिथियम की जो प्रॉपर्टीज़ है उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाते हैं। इसी तरीके से मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम की जो प्रॉपर्टीज़ है और बेरिलियम की जो प्रॉपर्टीज़ है उनमें भी काफ़ी हद तक का डिफरेंस आ जाता है। इन डिफरेंस को हम लोगों ने बोला था अनॉमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम एंड अनॉमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। वहाँ पे भी मैंने ये बात बताई थी कि ये सिर्फ लिथियम और बेरिलियम के साथ नहीं है, ये सेकंड पीरियड के सारे एलिमेंट्स के साथ है। तो ये जो एनॉमलस बिहेवियर होता है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या शो करते हैं, अनॉमलस बिहेवियर शो करते हैं। अब लिथियम और बेरिलियम जो एस ब्लॉक के एलिमेंट थे उनके लिए हम लोग क्या बोलते थे, इनका अनॉमलस बिहेवियर क्यों होता है, इनका अनॉमलस बिहेवियर होता है बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज। इनका साइज क्या है, जरूरत से ज़्यादा छोटा है, एंड हाई पोलराइजिंग पावर। इनका साइज स्मॉल होता है और इनका पोलराइजिंग पावर भी बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिस वजह से ये एनॉमलस बिहेवियर शो कर रहे थे। इस वजह से इनका जो कंपाउंड था कुछ ज़्यादा ही कोवलेंट था। अब बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ये भी अनॉमलस बिहेवियर शो करते हैं, लेकिन इनके अनॉमलस बिहेवियर का जो रीज़न है वो थोड़ा सा अलग है।
क्योंकि जो पोलराइजिंग पावर होती है वो केटायंस के लिए होती है और ये सारे बनेंगे एनायंस, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो ऑब्वियसली उनकी पोलराइजिंग पावर इतनी मैटर नहीं करेगी। तो इसमें हम लोग बोलते हैं इनका होता है स्मॉल साइज है और बहुत ही ज़्यादा स्मॉल साइज है, जिसकी वजह से इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो काफ़ी ज़्यादा डिफर कर जाती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा नेगेटिव होनी चाहिए, लेकिन क्लोरीन की ज़्यादा नेगेटिव होती है, फ्लोरीन की उतनी नहीं होती है। HF क्या होता है? लिक्विड होता है क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, लेकिन HCl गैस हो जाती है। वाटर लिक्विड है, H2S गैस है। तो ऐसी बहुत ही तरीके की अजीब अजीब प्रॉपर्टीज हैं जो ये फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, सॉरी सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं वो शो करते हैं। तो रीजन अब हम लोग देंगे स्मॉल साइज एंड अनअवेलेबिलिटी वैकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये वाला जो सेकंड पॉइंट है अनअवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, ये सिर्फ यहाँ पी ब्लॉक में रीजन दिया जाता है, एस ब्लॉक में ये रीजन नहीं दिया जाता क्योंकि वहां पे डी ब्लॉक होता ही नहीं। यहाँ पे क्या होता है कि बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनके पास अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल होता है। इनके पास डी ऑर्बिटल तो होता नहीं है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो अलग होती है और बाकी नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, तो वहां पे फर्दर रिएक्शन हो जाता है। वैकेंट डी ऑर्बिटल का क्या मतलब है एक बार मैं बता देता हूँ। जैसे ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक नंबर हो गया 8, सो 1s2 2s2 2p6 3s2, कुछ ज़्यादा हो गया, ठीक है ये है। अब इसके 2p के बाद नेक्स्ट जो ऑर्बिटल आएगा वो 3s आएगा। तो जो नेक्स्ट एम्प्टी ऑर्बिटल है वो क्या है? 3s। अब इसके नीचे जो सल्फर है उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 एंड देन आ जाता है डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है, ऐसे जितने भी तुम करोगे लास्ट में क्या होगा? 4d आ जाएगा, फिर 5d आ जाएगा, फिर 6d आ जाएगा। तो जैसे ही इनके जो कॉन्फ़िगरेशन खत्म होती है उनके नेक्स्ट इमीडिएटली बाद एक वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, और वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से यहाँ पे जो पी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सीधा जंप कर जाते हैं डी ऑर्बिटल में, और वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बना सकते हैं और बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं उनके केस में। लेकिन ऑक्सीजन के केस में तो ऑर्बिटल नहीं है, ऑक्सीजन के केस में क्या आ रहा है? सीधा एस ऑर्बिटल आ रहा है और एस ऑर्बिटल की एनर्जी हाई होती है। तो यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाता है, लेकिन यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप कर लेता है क्योंकि 3p और 3d के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो उतना ज़्यादा नहीं है। या अगर तुम दूसरा कंसिडर करो, ये हो गया शेल 1, ये हो गया शेल 2 एंड देन शेल 3। तो 2p में जो इलेक्ट्रॉन भर गया वो सीधा वो कहाँ पहुंचेंगे? 3s में पहुंचेंगे। जो 3s क्या है वो एक नया अलग शेल है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे 1s है, फिर 2s 2p है, फिर 3s 3p एंड 3d। ये जो तीनों ऑर्बिटल हैं ये सेम ही शेल में है, और यहाँ पे आएगा 4s 4p 4d एंड 4f। तो ये जो 3d है, जो वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वो देखो तुम्हें दिख रहा होगा कि सेम ही शेल के अंदर होता है, एक ही शेल के अंदर और सब शेल होते हैं। तो ये जो 3d सब शेल है वो सेम ही शेल के अंदर है। सेम ही शेल के अंदर होगा तो एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे 2p और 3s के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो जाती हैं। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल इज आल्सो अ मेन रीजन फॉर देयर अनॉमलस बिहेवियर। इस वजह से उनका अनॉमलस बिहेवियर कॉमनली फाइंड आउट होता है पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में। ठीक है, यहाँ पे है which apply the second important difference which applies only to the p block element। इसको तुम s block के एलिमेंट में मत लिख के आना, p block के लिए arises from the effect of d orbital, और ये स्टार्ट होता है थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड से ये स्टार्ट होता है, क्योंकि सेकंड पीरियड में दो ही सब शेल हो सकते हैं, 1s 2p। ठीक है, 2d तो होना पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए वहाँ पे ये चीज़ ऑब्जर्व नहीं होती है। ओके, सो दूसरा अगर हम लोग अनॉमलस बिहेवियर में अगर हम लोग पढ़ेंगे, तो ड्यू टू देयर स्मॉल साइज
टॉपिक थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं उसको ट्राई करता हूँ 5-10 मिनट में कंप्लीट करने को। ड्यू टू देयर स्मॉल साइज दे हैव टेंडेंसी due to their small size they have tendency to form p-pi bonds। p-pi बॉन्ड जैसे कार्बन डबल बॉन्ड बना लेता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है, कार्बन ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड बना लेते हैं, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लेगी, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि ये जो कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन के जो कंपाउंड है, इनकी बहुत अच्छी टेंडेंसी होती है डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाने की। लेकिन ये जो टेंडेंसी है वो फॉस्फोरस में नहीं दिखेगी। फॉस्फोरस ज़्यादा से ज़्यादा डबल बॉन्ड बना सकता है, फॉस्फोरस ट्रिपल बॉन्ड में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। डबल बॉन्ड ओ बना लेगा, ठीक है। पी डबल बॉन्ड पी तो जनरली एग्जिस्ट होता ही नहीं है, तो पी डबल बॉन्ड ओ बनाना पॉसिबल होता है, लेकिन इसमें भी ऑक्सीजन आ गया। पी डबल बॉन्ड पी एग्जिस्ट नहीं करता। एस एस डबल बॉन्ड एस एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे O2 तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन S2 एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरीके से सिलिकॉन ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकता, या सिलिकॉन डबल बॉन्ड बनाना प्रेफर नहीं करता। सो ये जो टेंडेंसी है फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स की, वो पाई बॉन्ड्स बना लेते हैं और बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो पाई बॉन्ड नहीं बना पा रहे। ये जो रीजन है ये किस वजह से है, क्योंकि इनका जो साइज है वो स्मॉल है। ड्यू टू देयर स्मॉल साइज, इनका स्मॉल साइज होने की वजह से ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड आसानी से बना पाते हैं, और बाकी जो बड़े बड़े एलिमेंट्स हैं वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाना प्रेफर नहीं कर पाते। अब रीजन देखो, जैसे नाइट्रोजन यहाँ पे है, तो नाइट्रोजन ने एक एक बॉन्ड बनाया। अब इसका जो डबल बॉन्ड बनाना है, तो इसका जो पी ऑर्बिटल है वो ओवरलैप करना चाहिए। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन क्या होंगे, थोड़े पास आएंगे, और इनका जो पी ऑर्बिटल है वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो जाएगा। जो ओवरलैप हो गया तो यहाँ पे क्या बन गया, एन डबल बॉन्ड एन। अब सिंस इनका जो साइज होता है वो छोटा ही होता है, तो उनके लिए ओवरलैप करना क्या होता है, आसान होता है। अब फॉस्फोरस की साइज की बात करें तो फॉस्फोरस नाइट्रोजन से काफी बड़ा हो जाता है। तो फॉस्फोरस ने एक पीपी ऑर्बिटल बना लिया। अब यहाँ पे इसका लोन पेयर है और यहाँ पे इसका लोन पेयर है। अब इनको क्या करना पड़ेगा, पास आना पड़ेगा। लेकिन ये जो साइज बड़ा होने की वजह से ये जब पास आते हैं तो इनके बीच में जो ओवरलैप होता है वो एकदम इनसिग्निफिकेंट होता है। वो चाहे कितने भी पास आ जाए, लेकिन साइज बड़ा होने की वजह से इनके जो पी ऑर्बिटल है वो ओवरलैप नहीं हो पाते हैं। अगर वो ओवरलैप नहीं होंगे तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाना क्या हो जाएगा, कंपैरेटिवली ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सो दिस इज द केस कि बड़े बड़े जो एलिमेंट्स होते हैं सेकेंड पीरियड के बाद, जितने भी थर्ड फोर्थ फिफ्थ पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो कभी भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी नहीं रखते, क्योंकि उनसे नहीं बनाया जाते, ओवरलैप हो ही नहीं पाता पी ऑर्बिटल का, इतने बड़े बड़े ऑर्बिटल्स हैं। और ये क्या होगा, बहुत ही अच्छी टेंडेंसी होगी इनकी। तो दिस टाइप ऑफ पाई बॉन्डिंग इज नॉट पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग फॉर द हेवियर एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक। और ये हेवियर एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक के लिए जो पाई बॉन्ड बनता है वो बन जाता भी है तो वो होगा इनसिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। एज लाइक जैसे हमारी जो करेंसी है वो सबसे छोटा क्या है, 1 रुपीज़, ठीक है। और अगर तुम 10 पैसे 20 पैसे या 25 पैसे लेके जाओगे तो तुम्हें कोई सामान नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको हम लोग बोलते हैं इतना छोटा है कि वो इनसिग्निफिकेंट है। इसी तरीके से इनका ओवरलैप भी है। ओवरलैप क्या है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन का सिग्निफिकेंट ओवरलैप हो जाता है, लेकिन जब ये आगे बनाते हैं तो ओवरलैप होता है, लेकिन बहुत कम होता है, 0.01%, 0.02%, जो कि क्या हो जाता है, इनसिग्निफिकेंट होता है और नेग्लिजिबल कंसिडर किया जाता है। तो इस तरीके से ये जो बड़े एलिमेंट्स होते हैं वो पी पाई बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं, लेकिन समटाइम्स दे डू फॉर्म पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। जैसे फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, तो ये पी पाई डी पाई बॉन्डिंग बना रहा है, ठीक है। तो इसके बाद जो नीचे वाले एलिमेंट्स होते हैं उनके पास थोड़ी सी टेंडेंसी होती है कि वो पी पाई डी पाई बॉन्डिंग बना ले, लेकिन पी पाई बॉन्डिंग नहीं बनाएंगे। पी पाई का यहाँ पे क्या मतलब है, इसका पी ऑर्बिटल और इसका भी पी ऑर्बिटल, तो ये हो गया। और दोनों से क्या बन रहा है, एक पाई बॉन्ड बन रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पी पाई बॉन्डिंग। इसके बारे में हम लोग डिटेल में और आगे बात करेंगे, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं यहाँ से।